नमस्कार। आचार्य समुद्री चित्रा की संस्मरण सीरीज में आपका स्वागत है। ओम गुरुवाय नमः। गीतं वाद्यं च नृत्यं ये त्रयं संगीतम् उच्यते। अर्थात गीतम, वाद्यम और नृत्यम, इनकी झनकार से इंसान की छोटी सी छोटी तंतु जागृत होकर कुंडली को जागृत करता है और इंसान को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस श्रृंखला में, इस फेसबुक पेज की सीरीज में आज 16वां दिन है। आचार्य समुद्री चित्रा एक प्रतिबद्ध है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो प्रतिबद्ध है कि इन संकट काल में हर दिन 12 तारीख से लेकर 3 तारीख तक किसी एक दिन किसी ना किसी छऊ के बारे में, चाहे वो सरायकेला छऊ हो, मयूरभंज हो या पुरुलिया हो, उनके गुरु, शिक्षक, कलाकार, वाद्यकार, संगीतकार, मुखौटे बनाने वाला, मास्क मेकर, इन सबों से एक एक दिन सरायकेला छऊ और मयूरभंज और पुरुलिया छऊ के बारे में आपको बताया जा रहा है। आज इस श्रृंखला में हम सरायकेला छऊ के म्यूजिक, अंग्रेजी में म्यूजिक कहते हैं लेकिन सरायकेला छऊ में क्या कहते हैं, रॉन्ग, सूर, रंग और सूर के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ और कोई नहीं, बल्कि मैं बचपन से जिन्हें चाचा बोलता हूँ, बचपन से मैं उनको देखा हूँ, मेरे पिताजी और नरसिंह भरी पटनायक, चंद्रकंठ दास, इनके साथ में वो है नाथू महतो जी। इन्होंने इसी जमीन पे पैदा हुए जहां की मिट्टी इतनी उर्वरक है कि नर्तक, म्यूजिशियन, ढोल वादक, सुर, गाना गायक सभी को पैदा किया। तो आज हम आमंत्रित करते हैं और उनके जवानी हम सुनेंगे कि उन्होंने कैसे सीखा, कहां से सीखा, किन गुरुओं से सीखा, किस तरह से सीखा, उनकी जुड़ाव किस तरह छऊ की तरह हुआ है। और आज नहीं बल्कि उनका बोलना है कि 1962 मसीहा से, ईस्वी से और आज तक वो छऊ के कलाकार, छऊ के परफॉर्मर, छऊ के गुरु लोगों को देखते हुए आए। तो हम आमंत्रित करते हैं श्री नाथू महतो जी को, जो अपने भाषा में, अपने तरीके में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे सरायकेला छऊ उनके परिप्रेक्ष्य में। काका द्वार तो मैं आप किस तरह सीखे, कैसे यहाँ आए, किस तरह छऊ पे आए, आप कहाँ पैदा हुए, किन किन से सीखे, इसके बारे में विस्तृत बताएं। मैं वैसे तो हमारा गांव यहाँ से 12 किलोमीटर करीब चीनी पड़ता है। अच्छा, चीनी गाँव। और वहाँ मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। संगीत में बहुत शौक था, बहुत सीखने की इच्छा थी। बिल्कुल। गुरु, बाहर से गुरु लोग को, वहाँ के ग्रामीण जितने गार्जियन लोग हैं, हमारे जितने बच्चे लोग हैं, सीखने के लिए संगीत के गुरु को बुलाए उस गाँव में और संगीत शिक्षा देने का प्रारंभ हो गया। मैं भी उसमें बहुत शौक था। मेरे पिताजी बहुत काफी लड़का को ठीक है, इसको शौक है संगीत से, उनको ले जाकर मुझे पहुँचाया वहाँ पर। मैं आपने
संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने जगह में करी, उसके बाद आप कहाँ आए और किन किन से सीखे? मैं वहाँ तो बचपन से ही संगीत से शौक था। यहाँ एक सरायकला में एक पोस्ट निकला, संगीतज्ञ के पोस्ट में। मैं वहाँ से सरायकला आया, उस पोस्ट में मैं आवेदन किया और उसमें मैं अपना ये परीक्षा दिया। परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुआ, उसमें मैं सरायकला में ज्वाइन किया और 6 में जुड़ गए। 1962 में मैं जुड़ गया। उस समय राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र था। शुरुआत 1960 में हुआ, मैं 62 में योगदान दिया। उस समय हमारे नटशेखर बनबिहारी पटनायक जी डायरेक्टर थे। हमारे बड़े भाई जो हमारे वरीय अनुदेशक स्वर्गीय हमारे लिंगाचार्य जी थे, उन लोग को देख रेख में नटशेखर बनबिहारी पटनायक में काफी मुझे देखा कि लड़का कुछ करेगा, सीखेगा, इसलिए मुझे बताना शुरू कर दिया, बच्चे को बजाइए, ये करिए, ये रंग, ये रॉन्ग म्यूजिक, ये स्वर है, ये स्वर। मैं बहुत अच्छे तरीके से सबको मान सम्मान रखते हुए मैं उस चीज को सीखने का कोशिश किया और मुझे क्लासिकल का नॉलेज था, इसलिए मैं उसके सीखने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। जब आप देखिए, जब सरायकला में रहे आपने, नटशेखर बनबिहारी पटनायक और गवर्नमेंट सेंटर में रहे तो वहां सीखे। उसके बाद आप बाहर से मतलब सरायकला के और आउटसाइड से कितने लोगों से सीखे क्या? आउटसाइडर बने यहाँ के गुरु लोग तो थे, वो शुरुआत है। उसके बाद गुरु केदारनाथ साहू ने मुझे म्यूजिक के बारे में इतना सुंदर तरीके से समझाते थे, बताते थे और उनके साथ भी मैंने वो विदेश का दौरा किया, उनके साथ दौरा किया, बाहर का भ्रमण किया, जिसमें संगीत में मैं हारमोनियम प्ले करता था। उसमें मेरे एक शहनाई वादक, बांसुरी वादक थे जो कि साथ उनके साथ रहते थे। और उस प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम में, विदेश का जितना भी दौरा मैं किया हूँ उनके साथ, मैं हर प्रोग्राम में भारतीय संगीत का भी प्रस्तुत करते थे। हिंदुस्तानी गीत, गजल, भजन, जोड़िया भी करते थे। सभी तरह का गाना मुझे भी आता था। उसको जो इंटरवल में होता है डांस के बाद, बीच में जो समय मिलता है उसमें मुझे गाने का मौका मिलता है। उसमें मैं संगीत का जितना भी प्रोग्राम मैंने किया, स्टेज किया, सब में मैं इंटरवल में अपना संगीत भारतीय संगीत प्रस्तुत करते थे विदेशों में। मुझे एक चीज बताइए कि आपकी जर्नी जो है 1962 साल से लेकर अभी तक आपकी जर्नी रही इस छौ नृत्य में, ठीक है, और आप हमेशा देखते रहे किन किन चीजों पे कैसे बढ़ोतरी हो रही है, कैसे बढ़ोतरी हो रही है, कैसे नीचे जा रहा है, ये आपको दिख रहा है। अब मुझे बताइए कि छऊ के जो मेलोडी है, जो स्वर है या जो संगीत है, वो संगीत को हम लोग अपने भाषा में सुर कहते हैं या रोंग कहते हैं। जैसे बोलते ना, ए रोंगटा बजा, ए बाबू ए कड़िया का मोर सुट्टा बजा ना रे। सो आप मतलब सुर और रंग, ये जो अपना लैंग्वेज है, हमारा अपना सरायकला का लैंग्वेज है, उस सुर और लैंग्वेज में, सुर और इसके लैंग्वेज में, जैसे हम कहते हैं कि भाई चलो किसी और डांस में कहते हैं कि एक काम करो, ये फलाना तराना ले लो, इस राग का तराना ले लो, या ये राग बजा दो, ऐसा हम लोग नहीं कहते। हम कहते हैं नहीं, और रात्रि सुट्टा बजा, संध्या सुट्टा, ताऊ रात्रि, भले वो राग है, भले वो यमन है या मारू, जो भी है, अलग अलग राग है, लेकिन हम उसको कहते हैं सुर और रंग। रात्रि का रंग बजाइए, है ना, या तांडव का रंग बजाइए, भले वो देश में है लेकिन तांडव का रंग बजाइए। रंग शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि छऊ को मैंने अपने रिसर्च के दौरान 3 भागों में बांटा हूँ कि अखाड़ा सिस्टम से पहले, अखाड़ा सिस्टम और अखाड़ा सिस्टम के बाद जो अभी हो रहा है। मैंने विजय प्रताप सिंह देव के समय से, जब विजय प्रताप सिंह देव ने अखाड़ा को एबोलिश कर दिया
सबको लेकर विजयलक्ष्मी कलाभवन बनाया और उसके बाद नया नया कोरियोग्राफी हुआ। मुझे लगता है कि तब जाके हिंदुस्तानी आया है, तब जाके हिंदुस्तानी क्लासिकल का राग रागिनी आया है। उससे पहले क्या था? उससे पहले तो देखिए, मैं तो उतना डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा। उसके पहले वैसे तो ये फोक डांस ही था, लोकगीत था, और इसमें शास्त्रीय भाषा में इसको लोकगीत ही शास्त्रीय संगीत के जननी कहा जाता है। हाँ। शास्त्र में तो वहाँ से जब हमारे राजकुमार विजय प्रताप सिंह देव आए, सभी उस्तादों को लेकर के, बाहर के यहाँ के जितने अच्छे अच्छे उस्तादों को लेकर बैठ करके इनको नया रूप दिया, शास्त्रीय रूप दिया। शास्त्रीय करिए वो जो भी बहुत अच्छे अच्छे गुरु लोग इसमें साथ किया, और इसमें करके इसमें एक नया रूप, शास्त्रीय रूप दिया, जो कि हमारे विजय बाबू का ये बहुत देन है। और हमारे इसमें बाहर के भी कलाकार आए, जैसे छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, पन्नालाल घोष जी, रफी खान वगैरह है, शंभुनाथ पखौजी, सबसे मैं मिला हूँ और उन सभी चर्चा भी हो, म्यूजिक के बारे में भी मुझे अच्छी तरह से मुझे वैसे मालूम है कि उन लोगों ने भी काफी सरायकला में योगदान दिया। अब इस सब कलाकारों को लेकर हमारे कुमार विजय प्रताप सिंह देव जी ने अपना विदेश का दौरा किया, और विदेश का दौरा करके ये एक संसार में ख्याति दिलाई, सरायकला छोड़ा। हाँ, अब पहला डांस फॉर्म है सरायकला छऊ, जो भारत में आजादी से पहले पहला डांस फॉर्म है, जो सरायकला छऊ है, जो भारतवर्ष का पहला डांस फॉर्म है जो विदेश गया था। उससे पहले कोई विदेश नहीं गया था। उसके बाद उदय शंकर जी गए, उसके बाद सब लोग गए, हम और सब गए। पहला डांस फॉर्म था ये, जो भारतवर्ष में सबसे फास्ट डांस फॉर्म, जो यूरोप पानी के जहाज से गया था। और गुरु जी लोग शायद 13-14 साल के थे, केदारनाथ साहब वगैरह 13-14 साल के थे। बहुत मतलब महान पुरुष जो विजय प्रताप सिंह देव को लेकर के अब इतना संसार में ख्याति प्राप्त, सरायकला का नाम छोटा सा जगह है सरायकला, बिल्कुल, इसको पहचान दिलाने में उनका अहम योगदान, बहुत योगदान। और यही जो हम लोग को अभी लेके गए हैं, उससे अभी हम लोग को बचा कर रखना है। बिल्कुल, जो भी हमारे नए नए कलाकार हैं, सब है, वो सबको हमारा भी निवेदन है कि सब इस चीज को सही जो चीज दिया गया हम लोग हमें उसको बचा के रखना हम लोग बिल्कुल हमारा कर्तव्य है। एक चीज मुझे बताइए कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पहले हमारा हिंदुस्तानी से पहले हमारा फोक लोक संगीत था, तो लोक संगीत में क्या क्या था, कैसा था? लोक संगीत में देखिए झूमर भी अभी भी झूमर का अंश थोड़ा थोड़ा दिखने मिलता है। होता ही जैसे हम लोग नाचपारी करते हैं, हाँ, थर्ड पोर्शन में विलंबित ध्रुव मध्य और ध्रुव में नाचपारी कहते हैं, उसमें झूमर का अंश होता है, झूमर बजाया जाता है। अभी भी वो चीज है। तो एक दो प्ले करके देखते हैं ना, कैसा पहले झुमरी होता था, कीर्तन कैसा होता था, झुमरी का पहले देखते हैं। आइए।
लाला बना जिसका नाच पड़े क्या इसी तरह से जैसे लेकिन जितना भी हमारे शुरुआत में थोड़ा उसमें ये कि हम लोग म्यूजिक बनाने के लिए थोड़ा सा गीत हम लोग को बोल जैसे कि उसको उसको गाया नहीं जाता है, सिर्फ बजाया जाता है। सिर्फ बजाया, लेकिन याद करने के लिए संगीत को गीत का प्रयोग होता है। बताने के लिए जैसे किसी रात्रि क्या हो, रात्रि तो पानी ना मिला, इसको बोलने से मेरे समझ जाता है कि रात्रि हम लोग बजाएंगे रात्रि, यही है यहाँ का। तो कैसे मतलब जैसे रात्रि तो पानी चलो कैसे बजाते थे? हाँ ये इसलिए ये मैं बता रहा हूँ जो पहले शुरुआत में हाँ समझा रहे
एक्चुअली देखिए, जैसे मैंने देखा कि शुरू से लेकर मतलब जो लोग वही बजाए थे सब वो डाला डाला लाला लाला करके ही म्यूजिक को करते थे, है ना। इसीलिए हमारे में भी उड़ाया, हमने भी बजाना सीखा, डाला डाला लाला ही करता हुआ। अच्छा, एक चीज और पूछा था कि जिस तरह से नटशेखर बनबिहारी पटनायक, काम चलेगा अखाड़ा सिस्टम में जो वापस बैक में अभी शुरू में चल रहा है तो चल लीजिए। नटशेखर बनबिहारी पटनायक की जितना भी कंपोजिशन है उसमें उसने झूमर और कीर्तन का बहुत डाला है। तो कीर्तन का सुनाई दे, कीर्तन वाला सुख बोले बोलो আমার কৃষ্ণ কদম তলায় গানা।
से लें, चाहे वो खोल से लें, है ना, या झुमरी से लें या कीर्तन से लें, जो भी है, उसका जो यूटिलाइजेशन है हमारे यहाँ वो छंद को लेता है, ताल अपना है, अपना पानी है, ढोल का अपना पानी जो है वो पानी है, क्योंकि नगाड़ा है, इधर इधर कोरका है ना, जब टुर तर तरकटे ये सब उसी में उठता है ना। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे कालिया दमन में एक है ना, जो ले जे ओ नारे ओ का दालेंदी हाँ वैसे भी बच्चों का है ना। इसमें एक बहुत बड़ा मुझे अच्छा लगता है, एक वो वाला जो प्रजापति बटरफ्लाई जो फूलों में पड़ी रही बड़ी कैसे कैसा बताइए, आप सुनाइए पहले फिर मैं जाऊंगा।
Go. Hey, like, hey, like, hey, जिस तरह से ताल की छंद है उसी तरह से स्वर को भी जाना होता है। अच्छा ये बताइए कि पहले ताल बनता था कि पहले स्वर बनता था? स्वर पहले स्वर बनता था, उसके बाद ताल, उसमें देव ताल के बाद ताल। हाँ वो तो नेचुरली है, तो पहले स्वर बनाया होता है। स्वर के बाद जो स्वर जहाँ पर होता है तो ताल पर शुरुआत होता है। अच्छा अभी जो हमारी जो डांस है, ताल स्वर बजता है, उसके बाद ताल जहाँ पर सम होता है, जहाँ झुकाव होता है वहीं पर भी डांस होता है। अभी अभी एक शरद चंद्र आचार्य जो हमारे कवि लिखे हैं, उनका एक गाना था, लेकिन वो स्वर तो होता है नाभिक वाला, पेदोला रे मधु देलो बोली कोई विरोधी कोड़ी ना जोड़ी।
ठीक है चलता है। अभी आपको मैं एक शहनाई पर ये जो आपने बजाया इसको मैं आपको सुनाता हूँ। नादी आइए बैठिए ये बहुत आनंद हम करता हूँ नादी से
एक हुबहू बजाना, रंग को एक हुबहू, जैसे कहते धो कुशल पड़ी, आपने मेरे को सिखाया बहु सा रे मा पा नी सा, इतना ही बजा देना, तो मैं बजाऊंगा सा रे मा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, उस चीज में एक हमारे देखिए डांस के जो भाव में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाव में मिक्स करते हैं बिल्कुल, और म्यूजिशियन का ताल तो बधा हुआ, ताल तो बजता ही है, सुर का काम वैसा होना चाहिए जैसे उसको सुनने में माधुर्य लगे। डांसर भी उसको सुनता है, हाँ सुनता है, स्वर को उस स्वर में उसी तरह से सजाना चाहिए डांस को, स्वर में जो वो और भाव विभोर। तो कैसे जरा बताइए ना, किस तरह से उसको करना चाहिए? तो पहले आप रो बजा दीजिए कि ऐसा बजता है, फिर आप दिखाइए उसमें परिवर्तन क्या होना चाहिए। जो लयकारी का बात कर रहे थे ना, लयकारी का बात कर रहे थे कि लयकारी कैसे करना है। चलिए आप एक ऐसा आइटम हमारा बजाइए जिसमें हिंदुस्तानी का एक प्योर राग है, एक ऐसा आइटम जैसे का ते ते दादी ते ते की टी का लागे ना, कौन सा राग है? धा, मेरे को याद पड़ा, धा गे ना कौन सा राग लगता है? देखो मेरे को याद नहीं पड़ रहा है, राग का नाम याद नहीं पड़ रहा है, बस शुद्ध समझ रहे अर्धनारीश्वर तो फिर दुर्गा को मालूम है,
ट्यून तो मेरे को याद है, ट्यून मेरे को याद है, ट्यून ट्यून मतलब मना थी, मतलब ट्यून मंडे थी, चलो आज अच्छा ये पता का था, तापर आसी जो मोर पता थी मतलब पहले इसको क्लासिकल कैसे बजता आप बजा के दिखाइए। ये बेसिक राग है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। अब इसको जब छाव में आए तो कैसे बजाए? पहले दुर्गा का छाप दिखा दीजिए, दुर्गा राग का स्वरूप, फिर छौ में कैसे हमने दुर्गा को लिया वो दिखाएंगे।
शुरुआत वाला देश वाला चला गया दा रे दा दा धा रा। इसमें ये बजता है देश का। हाँ बिल्कुल देश की शुरुआत में है। थोड़ा दिन लगा पहले लगे कि देश बनता है। हाँ बिल्कुल तो आसपास का है एक ही ठाट का राग है ना एक ही ठाट का राग है थोड़ा अलग। अच्छा दुर्गा ये मुझे कालीचरण आचार्य हाँ काले प्रभा जी उनके रूम में बैठे थे तो मैंने ऐसे कैसे ये देखिए गौरी विवाह इसका बरी विवाह बोरी आगो सो चोरी विवाहे मोहिलु मोटारो रे दा 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 रे दा दा दा। मतलब क्या क्या ऐसा लगता है जैसे बोलने की जरूरत नहीं है डांसर को खाली उस सुर से वो डांसर नाच लेगा। और सबका मुझे आशीर्वाद मिला म्यूजिक के सुने मैं ध्यान से अपना इसको कोई मन में कुछ नहीं रखे इसको मैंने अपना म्यूजिक का अपना बिल्कुल देखिए म्यूजिक को जब तक अपनाया ना जाए तब तक म्यूजिक नहीं बनती है। तभी तो कहते हैं ना कि म्यूजिक की हर झंकार शरीर के हर तंतुओं को जागृत कर कुंडली को जागृत कर परम आनंद की सुख देती है। इसे तो कहते हैं एक चीज और याद है मेरे को पूछना था आपसे कि हिंदुस्तान जैसे सबर है धा धा ना कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के चलिए आप कभी कभी लगता है कि जैसे कीर्तन है जय राधे जयो लेकिन कहता वो क्लासिकल देखिए दा ना ना दा दा ना अब यार कीर्तन दा रे ना 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 दा ना दा दा इसी को सुनते हैं थोड़ा सा सबर आई बैठिए आई
चाचा एक लिमिटेड समय के अंदर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब जो जनरेशन नाच रहा है, संगीत बजा रहा है, वाद्य यंत्र बजा रहा है, गा रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे अभी डांस सीखते हैं, प्रदर्शन करते हैं लोग, उन लोग को कोई ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है, एक दुख की बात है। और सब अपना ये किसी को कहीं बैठ करके अपना चर्चा भी नहीं होती है। जो डांस करते हैं वो करते हैं, मैंने उसको कोई क्या करते हैं, इधर पैर डांस की सब अलग अलग सब हो गया, हाँ लिखा हुआ हो गया, है ना। अब इसको बचाना है हम लोग को, बिल्कुल इसको बचा कर नहीं, उनको क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि देखिए अब जो लड़के सीखने के लिए आ रहे हैं ना, वो उनका ये कि अभी देखिए जब शायद आप सीख रहे थे या हम लोग सीख रहे थे, तब आड़े हाथ बीच में रोजगार नहीं आता था। पहले हमने सीखा, उसके बाद हम रोजगार करने की कोशिश करी। अभी पहले ही प्रश्न पूछ रहे बच्चे कि हम सीख के क्या करेंगे। बस यही बात है, ये बड़ी प्रश्न है ना, सीख करके हमको क्या रोजगार, हमारा पेट कैसे चलेगा। लेकिन पहले तो सीखना चाहिए ना, पहले तो पढ़ना चाहिए ना, पहले विद्या को अर्जित करना है, उसके बाद ना पैसा आमदनी करा कैसे होगा। देखिए अभी तो एस्पेक्ट बहुत है, अभी तो पहले सिर्फ छौ नाचते थे, अभी तो आप थिएटर में पढ़ा सकते हैं, कोरियोग्राफी कर सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन में आप सिखा सकते हैं, सरायगढ़ से बाहर जाके सिखा सकते हैं, कलकत्ता है, बॉम्बे है, चेन्नई है, दिल्ली है, मद्रास, बहुत जगह है। पहले ऐसा नहीं था। ऐसा अभी जो माहौल, इसको ग्रहण करने के लिए उतना लोगों में ताकत भी नहीं, उत्साह भी नहीं, ताकत भी नहीं। गुरु का सेवा करना, मान सम्मान भी नहीं कर सकते। इसलिए गुरु लोग सोचते हैं कि जो मान सम्मान करके उन लोग से नहीं देगा, उन लोग नहीं दे सकते, देने का मन भी नहीं करेगा, तो इनको देख के क्या करेंगे, ये तो मेरा अपात्र है, पात्र है नहीं, अपात्र है। पहले हम लोग सीखते थे, पर वो सब बात नहीं था। हम लोग कैसे करके संगीत को सीखें, अब गुरु लोग शिक्षा बता रहे हैं, उसको बढ़िया श्रवण करके उसको हम लोग बड़े सीखे, उसका गुरु लोग का आदर सम्मान भी हम लोग करते थे, है ना। जो हम लोग करना चाहिए, एक शिष्य को जिससे सीखते हैं तो गुरु का स्थान उनको मिलना चाहिए, देना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी जो है, अभी वो बात नहीं है, अभी उसको वैसे जगह भी नहीं मिल पा रहा है, माहौल भी नहीं, जगह भी नहीं, तो कैसे सीखें। आज जिसके सीखना चाहते हैं उनको, अगर मान लीजिए कोई गुरु से आप ही से सीखेंगे, हमारे ब्रजेंद्र भाई से कोई सीखे, तो उन लोग को मान सम्मान देकर उस तरह से सीखना चाहिए। सही बोला। जैसे हमने अपने गुरुओं को सम्मान देते हुए, आज भी हम अपने गुरुओं को नमस्ते करके शुरुआत करते हैं। जब भी हम बैठते हैं तब अपने गुरुओं को बिल्कुल स्मरण करते हैं, करते हैं, जो गुरुओं का दिया हुआ चीज देन है। बिल्कुल सही बात। तो अच्छी नहीं रहता, बात एक है, लेकिन अभी जो माहौल है सरायकला का, इस माहौल में बहुत मुश्किल हमें लग रहा है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, हम लोग जितने भी टीचर्स करें, चाहे मैं करूँ या ब्रजेंद्र करे, चाहे कोई भी करे, जितने लोग। और सबसे बड़ी बात है चाचा कि अभी जो टीचर्स भी बन के आ रहे हैं ना, उन टीचरों में भी बहुत कमियां हैं, बहुत कमी है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह नहीं सीखा। उनको अच्छी तरह सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। कुछ इस तरह का भी दिल में जो नाचता है, सीखा हुआ है, उन लोग का अंदर में इस तरह का है कि हम बहुत जानते हैं, ये अहंकार है, ये खत्म हटाना है, और तब जाके ये हमारे तरक्की, ये छोड़कर तरक्की हो जाएगा। जो इसके पास है वही सीमित है, उन लोग को कोई शिक्षा नहीं मिल रहा है, और उन लोग ले भी नहीं पाते गुरु से, हमारे यहाँ कमी है। और विशेष करके यहाँ यूनिटी माने एक नहीं है, एकता नहीं है, वो बहुत जरूरी है होना। ये तो हमारे अपूर्व गुरुओं लोगों का दिया हुआ अपूर्व चीज है, जो इसको बचाना। एक तो हम लोग कितना दिन जिएंगे, बिल्कुल सभी लोगों को मानना है, तो सब अभी नवयुवक लोग, आगे आने वाले पीढ़ी लोगों को उनको बचाना है। तो ये माहौल अभी बनाना है। अब जिस तरह से हो, नहीं माहौल अगर नहीं बनेगा तो इसमें तो बहुत मुश्किल है, सजा कर रखना। सही बात। आपको कितना दिन बचाएंगे, आपको ये आएगा सोचने में, बढ़िया से अपना मान सम्मान लेके सीखने की कोशिश करेगा, तब आप बताएंगे बिल्कुल है। अब उसको आपको मान सम्मान की इज्जत आपको करे, भाई फलाना गुरु से सीखेंगे, इस तरह से तब जाके। अब ये तो बात अभी नहीं रह गया, अभी तो जो थोड़ा एक दो ताल सीख लिया है, गुरु हो गया, वो तो बड़ा गुरु हो गया। ठीक है, वो करे, अभ्यास करे गुरु लोग पर,
ध्यान करके अभ्यास करे तो वो हो जाए, लेकिन वो बात नहीं हो पाए। सही बात, दुख की बात है, सही बात। धन्यवाद चाचा, आपने आए आचार्य चौधरी विचित्रा की ओर से आपने टाइम दिया, और आचार्य चौधरी विचित्रा रोजमर्रा जिंदगी में जिस तरह से बोल रहा है या रोजमर्रा जिंदगी, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से 6 के ऊपर कोई सेमिनार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए मेरा प्रयास रहा कि ये कोरोना के काल में मैं कुछ आर्टिस्टों को बुलाकर कुछ गुरुओं को, कुछ टीचर्स को, कुछ म्यूजिशियंस को, कुछ रिदमिस्ट को बोल के कुछ एस्पेक्ट पे बुलाऊं, ताकि अभी जो आने वाला जनरेशन है इसे कम से कम सुनकर देखकर प्रभावित होगा, और प्रभावित होकर कुछ अपना दिमाग को खोलेगा और कुछ ओपन माइंड में काम करना शुरू करेगा, तो ये कला बचेगी। कला मरती नहीं है, कला रुक जाती है, फिर कोई 100 साल के बाद पैदा होगा विजय प्रताप सिंह की तरह, फिर उस कला को